नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। 7 बजे की खबरों की शुरुआत राजस्थान के सियासी घमासान से, जहां दंगल अब भी जारी है। अब राजस्थान की जंग राजभवन तक पहुंच गई है, जहां अशोक गहलोत के समर्थक विधायक विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर राजभवन का घेराव कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि जब तक राज्यपाल विधानसभा का सत्र नहीं बुलाते, तब तक यह घेराव चलता रहेगा। कहते संकोच नहीं है कि बिना ऊपर के दबाव के वो इस फैसले को रोक नहीं सकते थे, क्योंकि कैबिनेट का फैसला में बाउंड होते हैं राज्यपाल महोदय कि हमें किसी भी रूप में उसको मानना है और असेंबली सेशन बुलाना है। राजस्थान की सियासत अब राजभवन तक पहुंच गई है। कांग्रेस के विधायक जहां विधानसभा सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं सूत्रों की माने तो राज्यपाल कलराज मिश्रा ने कोविड-19 का हवाला देकर सत्र बुलाने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, कलराज मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करने को भी कहा है, जिस पर सोमवार को सुनवाई होनी है। गहलोत कैंप का कहना है कि कोई भी विधायक कोरोना मरीज नहीं है, ऐसे में टेस्ट कराने के बाद वोट कराए जा सकते हैं। विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए कोरोना की वजह से कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारे पास किट मौजूद है। हम एक एक विधायक का टेस्ट करा सकते हैं, और टेस्ट में कोई भी जो विधायक पॉजिटिव हुए थे वो नेगेटिव भी हो गए। हमारे कांग्रेस विधायक एक पॉजिटिव हुए थे पिलानी से, वो नेगेटिव हो गए। आज गहलोत के विधायक होटल से बस में सवार होकर राजभवन पहुंचे, जहां अशोक गहलोत अकेले राज्यपाल से मिलने पहुंचे। वहीं बाकी विधायक बाहर रुके, लेकिन लंबी चर्चा के बाद भी बात नहीं बनी। संवैधानिक पद जो होता है, शपथ ली जाती है, उनको कई मौके ऐसे आते हैं जिंदगी के अंदर निर्णय करने के वक्त में उनको बोल्डली निर्णय करना चाहिए। इतिहास में नाम तभी दर्ज होता है तब आप अपना संवैधानिक कर्तव्य पूरा करो। अब पूरे मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। बड़े अचंभे की बात है कि इस कैबिनेट सिस्टम में जब भी सरकार आग्रह करे कि सेशन की शुरुआत होनी चाहिए, तो उसमें गवर्नर साहब को कोई देरी नहीं करनी चाहिए। ये संविधान की बात है, संविधान की मर्यादा की बात है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भी हैं। राजभवन का घेराव करेगी, फिर आप उसका दोष हमें मत दीजिएगा। मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र की बार बार दुहाई देने वाले, अपने आप को गांधीवादी कहने वाले लोग व्यक्ति को इस बात के ऐसा कहना शोभा नहीं देता। किसी भी संवैधानिक पद की अपनी मर्यादा है, उस मर्यादा को बनाए रखते हुए आचरण करने की जिम्मेदारी हम सब की है। उधर राजस्थान की लड़ाई अब जयपुर से दिल्ली लाने की तैयारी है। राज्यपाल के साथ अगर बात नहीं बनी, तो गहलोत अपने विधायकों के साथ दिल्ली का रुख कर सकते हैं और राष्ट्रपति से मामले को लेकर गुहार लगा सकते हैं। इसके साथ ही कांग्रेस की एक रणनीति जनता दरबार लगाकर सड़क पर उतरने की भी है। मौसमी सिंह और शरद कुमार के साथ देवंकुर, जयपुर, आज तक। एक तरफ अशोक गहलोत सरकार विधानसभा का सत्र बुलाने पर अड़ी है, दूसरी तरफ पायलट और गहलोत की जंग कोर्ट के इर्द गिर्द घूम रही। हाई कोर्ट से सचिन पायलट को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को होने वाली सुनवाई पर सबकी नजर है। राजस्थान का सियासी संग्राम कोर्ट कचहरी के चक्कर में उलझ गया है। पायलट और गहलोत गुट एक और सियासी अखाड़े में खुलकर दंगल कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कोर्ट रेफरी की भूमिका में है। आज राजस्थान हाई कोर्ट ने पायलट खेमे के 19 विधायकों को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने स्पीकर की सदस्यता रद्द करने की नोटिस पर रोक लगा दी। वहीं मामले को लेकर स्पीकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, जहां सोमवार को सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अशोक गहलोत ने विधायकों संग जयपुर के फेयरमाउंट होटल में बैठक बुलाई, जिसमें गहलोत विधायकों को टेंशन ना लेने की बात कहते नजर आए। गहलोत ने एक बार फिर सरकार के पूर्ण बहुमत में होने का दावा किया। जब मैं बार बार कह रहा हूँ हमारे पास स्पष्ट बहुमत है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, चिंता हमें होनी चाहिए, सरकार हम चला रहे हैं, उसके बावजूद भी परेशान वो हो रहे हैं। और अब खबर यूपी के कानपुर से, जहां बिकरू शूटआउट के बाद कानपुर पुलिस एक बार फिर कटघरे में है। यहां लैब टेक्नीशियन की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। फिरौती के 30 लाख रुपए देने के बाद भी इकलौता बेटा बचा नहीं। अब विपक्ष आरोप लगा रहा है कि यूपी में जंगल राज है। योगी सरकार ने एक आईपीएस समेत 4 अफसरों को सस्पेंड करके मामले की जांच के आदेश दे दिए। ये आंसू उस मां के हैं जिसके इकलौते चिराग को यूपी के जंगल राज ने ले लिया है। ये चीख उस मां की है जो पुलिस के पैर पकड़ती रही,
लेकिन पुलिस अपहरणकर्ताओं को पकड़ने का सिर्फ नाटक करती रही। कार्रवाई हम ये चाहते हैं, जितना वो किडनैपर दोषी हैं, मेरे भाई के हत्यारे दोषी हैं, उतने ही ये मिली भगत वाले दोषी हैं, मैडम दोषी है, रंजीत राय दोषी है, चौकी इंचार्ज दोषी है। इन्होंने ही क्राइम को बढ़ाया। अगर ये पकड़ लेते, ये सख्ती से करते तो क्राइम ना बढ़ता, आज मेरा भाई मेरे हाथ से ना जाता। और जब सब खत्म हो गया तो पुलिस अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी पर अपना सीना ठोक रही है। घटना का मास्टरमाइंड ज्ञानेंद्र यादव निकला है, जिसने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर के ये योजना बनाई थी अपहरण करने की। कुलदीप और राम जी, ये अपहृत व्यक्ति संजीत यादव के साथ, जिस लैब में संजीत यादव काम करता था, पूर्व में उसी लैब में ये व्यक्ति भी काम करते थे। लैब टेक्नीशियन संजीत यादव का 22 जून को दफ्तर से लौटते वक्त कानपुर के बर्रा इलाके में अपहरण कर लिया गया। अपहरणकर्ताओं ने प्रीति नाम की एक लड़की के घर उसे कैद करके रखा। 26 जून को संजीत ने कैद से भागने की कोशिश की। 27 जून को अपहरणकर्ताओं ने उसकी हत्या कर दी और लाश कानपुर के पास पांडू नदी में फेंक दी। 29 जून को फोन कर फिरौती की 30 लाख की रकम मांगी गई। घर वालों का आरोप है कि पुलिस ने 30 लाख रुपए दिलवा दिए, लेकिन बेटा वापस नहीं दिलाया। हाँ, वो शादी करनी थी तो वही पैसा घर में रखा था, वो उठा के उनको दे दिया। हम गए थे और उन्नाव पहले उसने बुलाया, उन्नाव के बाद में वो नवस्था में रोका उसने, नवस्था से फिर यहाँ पे इसमें गुजेनी में। मुलजिमानों से जब हम लोगों ने पूछताछ किया है, मुलजिमानों के द्वारा कत्ल के आरोप एक्सेप्ट किया जा रहा है, बट पैसे की बात बिल्कुल भी नहीं किया। परिजनों के बयान भी लेंगे और उसके आधार पर साक्ष्य इकट्ठा करेंगे। जो साक्ष्य में मिले उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। ज्ञानेंद्र वहाँ से लेके आया, कमरे बंद किया, उसको खाने के लिए सेब दिया। जब उसको खाने के लिए सेब दिया, उसने एक आधा सेब काटा, आधा सेब जमीन में दिया, आधा अपने हाथ में रखा था। फिर इसने हाथ काट लिया, 2 बार करके चाकू में हाथ काट लिया और इन्होंने सर पटक दिया करके। इस वारदात के बाद योगी सरकार ने सख्त एक्शन लेते हुए आईपीएस अपर्णा गुप्ता, डिप्टी एसपी मनोज गुप्ता समेत 4 अफसरों को सस्पेंड कर दिया, जबकि फिरौती की रकम की जांच के लिए एडीजी पीएचक्यू पीपी जोगदंड को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उधर विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि यूपी में कानून का राज नहीं, जंगल राज है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यूपी सरकार से पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू को लखनऊ में ही पुलिस ने रोक लिया, जब वो पीड़ित परिवार से मिलने कानपुर जा रहे थे। कानपुर से रंजय सिंह के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। और अब बात बिहार में बाढ़ के हाहाकार की, जहां भारी बारिश के बीच नदियों ने रौद्र रूप ले लिया। कई जगहों पर किनारे टूटने से आफत बरस रही है। कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। सड़कों पर सफर जानलेवा हो गया। सड़कों पर सैलाब और जानलेवा सफर, आसमान से बरस रही आफत की एक खौफ पैदा करने वाली तस्वीरें हैं। देखिए कैसे एक बस पानी में धंस गई, यात्रियों को जैसे तैसे निकाला गया, लेकिन मजबूरी देखिए, इसके बावजूद सड़क पर लोगों की आवाजाही जारी है। जिंदगी कितनी सस्ती हो गई है, इसका अंदाजा सीतामढ़ी की ही दूसरी तस्वीर से लगा सकते हैं। कैसे 2 गाड़ियां एक दूसरे को संभल कर पार कर रही हैं। एक गलती और सैलाब जिंदगी को कहां बहा कर ले जाएगी, उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। नीचे सैलाब है और दुपहिए वाहनों पर पूरा परिवार सफर कर रहा है। वहीं कुछ इलाकों में तो सड़क ने सैलाब के आगे सरेंडर कर दिया है। सिर्फ 10 सेकंड में इमारत कहां गई कुछ पता नहीं। कुछ दिन पहले ही ये भवन बच्चों की पढ़ाई के लिए बनाया गया था, लेकिन कोसी का कहर ऐसा बरपा कि भवन का नामो निशान मिट गया। ये देखिए, जिस बांध पर पानी को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी थी, वो बांध पत्तों की तरह बह गया। तटबंध टूटने के साथ ही मानो आसपास के इलाकों में पानी के साथ मुसीबत ने पांव पसार दिए। गंडक नदी पर यह बांध बनाया गया था। वहीं गोपालगंज में 2 बांध टूटने से चारों तरफ तबाही ही तबाही नजर आ रही है। गोपालगंज में गंडक नदी पर जो संकट मंडराया है, वैसी ही आफत इसी नदी पर मोतिहारी जिले में भी दिखी। संग्रामपुर प्रखंड में गंडक पर बना बांध टूट गया। 10 फीट की चौड़ाई में यह बांध बह गया।
बांध के टूटने से आसपास के इलाके जलमग्न होने लगे हैं। हालात बिगड़ने के बाद संग्रामपुर इलाके में एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया। समस्तीपुर का ये हाल देखिए, रेलवे पुल के नीचे लगातार बढ़ते जलस्तर से खतरा गहरा गया है। हायाघाट स्टेशन के करीब कोसी नदी का खतरा बढ़ता जा रहा है। गंभीरता को देखते हुए रेलवे ने समस्तीपुर दरभंगा रेल रूट पर ट्रेनों की आवाजाही बंद करने का फैसला किया है। कई ट्रेनों को डाइवर्ट भी किया जा चुका है। चारों तरफ जो है पानी ही पानी आपको नजर आएगा। जिस तरीके से कमला बलान नदी में जो है वो बाढ़ का पानी उफान मार रहा है, इसकी वजह से ये थाना हर साल की तरह इस बार भी जो है वो टापू में तब्दील हो चुका है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पुलिस वाले हैं इसी तरीके से काम करने के लिए मजबूर हैं। दरभंगा में भी हालत बेहद गंभीर है। वहां कई गांवों में बागमती नदी का कहर टूटा है। बाढ़ का पानी स्कूल परिसर और सड़कों पर राज कर रहा है। सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। रेलवे पुल के नीचे पटरियों के काफी करीब तक पानी भर गया है। आज तक ब्यूरो। और अब आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, जहां सेल्फी के लिए क्रेजी दो लड़कियां पेंच नदी के तेज बहाव में फंस गई। 1 घंटे तक जिंदगी की जंग चली और आखिरकार उन्हें बचा लिया गया। सेल्फी ने किया क्रेजी। पेंच नदी में फंसी 2 लड़कियां। अचानक नदी में आया सैलाब। जान बचाने की लगाई गुहार। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की हैं, जहां बेलखड़ी के पास पेंच नदी में पिकनिक मनाने 8 लड़कियों का एक ग्रुप पहुंचा। लेकिन इनमें 2 लड़कियों मेघा और वंदना को उनका सेल्फी प्रेम पेंच नदी के बीच बहाव में खींच लाया। दोनों पत्थरों पर बैठकर सेल्फी खींचने लगी, लेकिन वो भूल गई कि पेंच एक पहाड़ी नदी है और कभी भी अपना तेवर बदल लेती है। उधर पहाड़ों में मूसलाधार बारिश हुई, इधर पेंच नदी में आफत शुरू हो गई। वो अपने सेल्फी ले रही थी, उसी दौरान तेज बारिश पहाड़ी पे हुई होगी, तो अचानक बाढ़ बढ़ गई और ज़्यादा तेज हो गई। तो करीब वो 1 घंटे करीब खड़ी रहीं। लड़कियां सेल्फी खींचने में मशगूल थीं। उन्हें पता नहीं चला कि पेंच नदी का पानी कब ऊपर चढ़ने लगा। पहाड़ों से आई तेज धार अचानक सैलाब में बदलने लगी। नदी का पानी तूफानी रफ्तार के साथ बढ़ने लगा। पैर टिकाना मुश्किल होने लगा। चीख पुकार मच गई। तभी पिकनिक में साथ आई लड़कियों ने बचाव दल को सूचना दी। कुछ ही पल में पुलिस और बचाव दल की टीम पेंच नदी पर पहुंची। रस्सी डाली गई। फिर शुरू हुआ 2 लड़कियों की जान बचाने का भागीरथ प्रयास। आखिर में बचाव दल कामयाब रहा और दोनों लड़कियों को सैलाब के बीच से सुरक्षित निकाल लिया। टेक्निक रहती है, हम लोग कई चैनल देखते रहते हैं, डिस्कवरी उसी आधार पे हम लोग ने अपना वो मेहनत करके निकाला। कोरोना काल में मध्य प्रदेश में भीड़ भाड़ लगाने पर पहले से पाबंदी है, लेकिन इन लड़कियों ने एडवेंचर करने की ठान ली। गनीमत रही कि उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लिहाजा लोगों को बारिश के मौसम में पहाड़ी नदियों पर जाने से बचना चाहिए। पवन शर्मा, छिंदवाड़ा, आज तक। हाहाकार सिर्फ बिहार और असम में नहीं है, बल्कि देश के और राज्यों में भी बरसात से त्राहिमाम है। हम आपको 5 तस्वीरें दिखाते हैं जिनसे आपको अंदाजा हो जाएगा कि हालात कितने बिगड़ चुके हैं। झारखंड के रामगढ़ में नदी मंदिर किनारे बनी दुकान को बहा कर ले गई। सीहोर में शहर के बाजार में ही सैलाब उतर आया। और अब आपको एक दिलचस्प खबर दिखाते हैं जिसका एक किरदार है एक तोता। मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक तोते को लेकर 2 परिवारों में ठन गई। दोनों परिवार तोते पर अपना अपना हक जता रहे थे। बात मारपीट तक जा पहुंची। आखिरकार मामला थाने पहुंचा। एक परिवार ने दावा किया कि उनका तोता पिंजड़े से उड़ गया है। दूसरे ने दावा किया कि तोता उन्हें छत पर मिला। थानेदार ने तोते को थाने में हाजिर करने का हुक्म सुनाया। तोता थाने लाया गया और फिर पिंजड़ा खोला गया। इस बार तोता अपने असली मालिक के पास जाकर बैठ गया, जिनके पिंजड़े से उड़कर दूसरे की छत पर पहुंचा था। इस तरह तोते को लेकर 2 परिवारों की महाभारत खत्म हुई और थानेदार ने राहत की सांस ली।
दिल्ली के सबसे बड़े कोविड केयर सेंटर में रेप की शर्मनाक वारदात हुई। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दोनों आरोपी भी कोरोना पॉजिटिव हैं। दिल्ली फिर शर्मसार, कोविड केयर सेंटर में रेप। ये दिल्ली का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर है, जहां 10,000 एसिम्प्टोमेटिक मरीजों के क्वारंटीन की सुविधा है। यहां एक नाबालिग लड़की से न सिर्फ रेप किया गया, बल्कि आरोपी के दोस्त ने उसका मोबाइल पर वीडियो भी बनाया। पीड़ित लड़की के कई परिजन भी यहां क्वारंटीन हैं, जिन्होंने आईटीबीपी के जवानों को इसकी जानकारी दी। फिर मामला पुलिस में पहुंचा। 15 जुलाई की रात में वॉशरूम जा रही थी, तभी उससे एक 19 साल के लड़के ने उसे पकड़ लिया वहीं और उसके साथ गलत काम किया। इस दौरान उसका एक साथी भी वहां पर मौजूद था, जिसने सब कुछ मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। ये पूरी बात उस पीड़ित लड़की ने अपने रिश्तेदार को बताई, क्योंकि उसका रिश्तेदार भी यहीं पे क्वारंटीन है। दोनों आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई हुई और उन्हें दूसरे क्वारंटीन सेंटर में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। SHO मैदानगढ़ी के पास मामले में कंप्लेंट लिखाई गई है और 2 जो बॉयज हैं उनको अक्यूज्ड किया गया है। इस कोविड केयर सेंटर में जगह जगह CCTV भी लगे हैं। ऐसे में रेप जैसी वारदात होना हैरान करने वाला है। अब पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है। अमरदीप के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। और अब बात अलीगढ़ की, जहां दीनदयाल सरकारी अस्पताल में भर्ती एक कोरोना संक्रमित मरीज ने डॉक्टर पर रेप की कोशिश का आरोप लगाया। पीड़ित लड़की गाजियाबाद में नौकरी करती है। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद वो अपने गृह जिले गाजियाबाद आ गई थी, जहां 19 जुलाई को उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। लड़की की शिकायत के बाद आरोपी डॉक्टर को हिरासत में ले लिया गया। सर बता दीजिए और अब आपको दिखाते हैं देश भर का कोरोना का ग्राफ। कोरोना की रफ्तार हर रोज सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रही है और हम आपको दिखाते हैं पिछले 24 घंटे की स्थितियां क्या रही हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना की रफ्तार ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, क्योंकि पिछले 24 घंटे में देश में सामने आए हैं 49,310 कोरोना के मामले। जी हां, और पिछले 24 घंटे में 740 मरीज जान गंवा चुके हैं कोरोना की वजह से। तो ये पूरे देश की स्थिति है इस वक्त कोरोना के मामलों की। और अब आपको राज्यवार हालात दिखा देते हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, हर राज्य में इस वक्त की परिस्थितियां क्या हैं, आंकड़े आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।